नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। रहिए आधे घंटे हमारे साथ और बचाइए अपना टैक्स। और केवल हम आपका टैक्स नहीं बचाते हैं, बल्कि आपको समझाते हैं टैक्स के बारे में, ताकि आप टैक्स से डरे नहीं, बल्कि सही तरीके से टैक्स भरें। और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे टैक्स एक्सपर्ट और आप सभी के चहेते टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया जी। तो हम इनसे पूछने वाले हैं ढेरों सवाल, लेकिन इन सवालों को पूछने के पहले आपको बता देते हैं कि आज शो में किन खास टॉपिक्स पर हमारी नजर रहने वाली है। पता करेंगे कि 1 जून 2015 से क्या क्या नए बदलाव आए हैं जिनका असर पड़ेगा हर टैक्स पेयर पर। सुलझाएंगे एक दर्शक की उलझन की एलिमनी के पैसे पर क्या महिला को टैक्स देना होता है, और समझेंगे कि आप कैसे जोड़ सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो ये सारी काम की बातें हैं, लेकिन सबसे पहले 1 जून से आपके टैक्स से जुड़े जो बदलाव आए हैं वो समझते हैं लखोटिया जी से, ताकि आप जब अपना टैक्स भरें तो कोई गलती ना करें, कोई चूक ना हो। इसे बचाने के लिए लखोटिया जी हमें बताएं 1 जून से किन बातों का ख्याल रखना है टैक्स पेयर्स को। हमारे दर्शक ये सोच रहे हैं कि रोज हम अखबार पढ़ते हैं और 1 जून से अभी तक डेली पेपर पढ़ने के बाद भी पता नहीं चल रहा है क्या नए लॉ आए हैं। चिंता मत करो भैया, अखबार पढ़ने से आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो नए अमेंडमेंट्स 1 जून 2015 से लागू होने वाले हैं वे बजट में 28 फरवरी के दिन ही लागू आ गए थे। केवल तारीख लिखी थी कि 1 जून से लागू होंगे, और कुल मिलाकर 15-20 छोटे मोटे अमेंडमेंट्स हैं। पर हाँ, हमारे दर्शकों को हम केवल वही अमेंडमेंट्स बताएंगे जो 90% दर्शक के काम के हैं। पहला अमेंडमेंट, आयकर की धारा 192 192 में बदलाव। ये है सेक्शन जिसमें सैलरी पे कैसे टीडीएस काटा जाए, उसके प्रावधान इसमें लिखे हुए हैं। पहले भी लिखे हुए थे, पर नया नियम बन गया जिसके तहत एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी, जी हाँ, एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बढ़ गई है। एम्प्लॉयर की ड्यूटी हो गई है कि वो एविडेंस या सबूत तैयार रखे जिसके बेसिस पे एम्प्लॉय को छूट देना चाहता है। अब विशेष तौर से 3 बातें इसमें इंपॉर्टेंट रहेगी। नंबर 1 HRA, हाउस रेंट अलावेंस। नंबर 2 LTA, लीव ट्रेवल कंसेशन। और तीसरा नंबर, मकान के लिए लोन लिया उसके ब्याज के भुगतान के बारे में। इन तीनों आइटम के प्रूफ अपने पास संभाल के रखिए, एम्प्लॉयर को दे दीजिए, तब जाके आपका काम होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नया सेक्शन 192A लागू हो गया 1 जून से, और ये प्रोवाइड करता है टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस अंडर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। जी हाँ, प्रोविडेंट फंड से जो पैसा एक मुश्त मिल गया आपको, उस पे टीडीएस कटेगा 1 जून से, और टीडीएस कटने की रेट है 10%। परंतु हाँ, अगर आपके पास परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है ना, तो टीडीएस कटेगा मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स पे, अर्थात 33% प्लस एजुकेशन सेस। काफी लोग घबरा रहे हैं, पर 1 मिनट ये बता दें, ये प्रावधान जो है टीडीएस के प्रोविडेंट फंड के ऊपर, ये केवल उस स्थिति में लागू होंगे अगर एम्प्लॉई 5 साल से कम सर्विस करके छोड़ता है तो। अब 5 साल ज्यादा करने के बाद, 5 साल करने के बाद छोड़ता है, तब कोई टीडीएस प्रोविजन लागू नहीं। तीसरा इंपॉर्टेंट है धारा 194A में बदलाव, जिसके तहत अब आपका टीडीएस कटेगा ऑन दी रेकरिंग डिपॉजिट्स की। बैंक में हम रेकरिंग डिपॉजिट कराते हैं, पहले उसका ब्याज मिलता था, उस पर टीडीएस नहीं था, अब उस पर टीडीएस कटेगा। चौथा है, आयकर की धारा 194 आई के तहत कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा अगर आपने पेमेंट भुगतान किया गया है टू अ बिजनेस ट्रस्ट, क्योंकि बिजनेस ट्रस्ट की इनकम एग्जम्प्ट है, इसलिए टीडीएस भी उसको नहीं कटेगा। अगला है टीडीएस एप्लीकेबिलिटी फॉर एनआरआई, उसमें बदलाव हुए हैं, पर्टिकुलरली बिजनेस ट्रस्ट के चलते चलते। नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेएबल ऑन सर्टेन डिबेंचर्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, स्पेशली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को, वहां पर भी कोई लायबिलिटी नहीं है टीडीएस की। अब 2 इंपॉर्टेंट, एक है पावर ऑफ रिवीजन विथ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, आयकर की धारा 263 में बदलाव, जिसके तहत आयकर कमिश्नर के पास पावर ज्यादा आ गई
कि वो कैंसिल कर सकते हैं असेसमेंट ऑर्डर को जो प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू हो। और लास्ट किंतु सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे कम से कम ज्यादातर दर्शकों के लिए लाभ की बात, ध्यान रखने की बात, और वो है रिस्ट्रिक्शन ऑन टेकिंग और गिविंग पेमेंट बाय कैश लोन। ये तो आपको मालूम है कि हम आयकर कानून में कैश लोन लेना देना 20,000 से ज्यादा नहीं कर सकते, ये पुरानी बात है। पर नया इसमें ऐड हो गया, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी कैश भुगतान करोगे या कैश भुगतान लोगे, दोनों अवस्था में कैश पे दी गई भुगतान की राशि को आपकी इनकम मान ली जाएगी और उसके साथ ही बड़ा वाला डंडा लगेगा पेनल्टी का। आयकर की धारा 271D और 271E के तहत पेनल्टी इक्वल टू 100% ऑफ द कैश पेमेंट। इसलिए कैश पेमेंट पर्टिकुलरली रियल एस्टेट पेमेंट के लिए बिल्कुल नहीं करें। चलिए, तो बहुत सारे चेंजेस हैं जो 1 जून 2015 से लागू हो रहे हैं। इससे जुड़े जो भी सवाल हो आप हमारे पास भेजते रहिए, क्योंकि आज तो लखोटिया जी ने एक साथ में बता दिया इतने सारे चेंजेस हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सवाल भेजिए। और अब मेरे साथ हैं पश्चिम बंगाल से आरिफ हबीब जी, बैंकर हैं और कुछ टैक्स को लेकर उलझ गए हैं, क्या है परेशानी समझते हैं। हबीब साहब नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका टैक्स गुरु में, पूछिए अपना सवाल सर। रिसेंटली मैंने अपने फादर के साथ में एक ज्वाइंट नाम में हाउसिंग लोन लिया है, जिसमें कि मैं फर्स्ट होल्डर हूँ और फादर मेरे सेकंड होल्डर हैं, लेकिन प्रॉपर्टी जो है वो इंडिविजुअली मेरे फादर के ही नाम पे है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे मेरे को अगर टैक्स रिबेट लेनी है तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसका प्रोसीजर क्या है, अगर ये मेरे को बता दें टैक्स रूल। भैया आपने एक आधा काम तो सही कर लिया, आधा गलत कर लिया। इनकम टैक्स में पूरा 100% 100 में से 100 नंबर वाला काम करेंगे तभी नंबर मिलेंगे पूरे। आपने होम ले लिया अपने और पिताजी के नाम में, बहुत अच्छा किया। मकान केवल पिताजी के नाम में है, अगर मकान पिताजी के नाम में है, आप भुगतान भी करते हैं, लोन में को बरोबर है, तो भी बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलेगा। और अब चाहते हैं कि जरूर मिले, हमको तो चाहिए ही चाहिए, तो क्या करें। ऐसे में पिताजी से प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा गिफ्ट लें या पिताजी से आधा हिस्सा खरीदें, ताकि आप भी मकान के मालिक हो जाएं, और मालिक होंगे तभी आपको छूट मिलेगी ब्याज की। और अब अगला सवाल प्रेषिता विश्वास राव जी का है, काफी लंबा सवाल है लखोटिया जी से, मैं ब्रेक करके पूछती हूँ। प्रेषिता एक HUF बनाना चाहती हैं और इसी पर ये आपकी राय चाहती हैं। दरअसल इन्हें वसीयत के जरिए अपनी बहन से फ्लैट मिला है, जिसे सोसाइटी ने प्रेषिता के नाम पर ट्रांसफर कर दिया। अब वो जानना चाहती हैं क्या वो इस फ्लैट को अपने HUF को ट्रांसफर कर सकती है, साथ ही इस फ्लैट पर इनके पति जो है वो होम लोन भी चुका रहे हैं, तो क्या वो छूट का फायदा ले सकते हैं इनके पति इस फ्लैट पर। काफी अच्छा सा कॉम्प्लिकेटेड जो मिक्स वेजिटेबल होता है ना, वैसा बना दिया आपने। तो वही पहले तो कह दिया सिस्टर की डेथ होने से HUF को आपको मिल गई ये प्रॉपर्टी, और पति ने लोन ले रखा है, और अब आप चाहती हैं कि आपके पति इस प्रॉपर्टी को HUF में गिफ्ट कर दें। बिल्कुल गिफ्ट कर सकते हैं। HUF को आयकर की धारा 56 के तहत गिफ्ट मिलता है मेंबर से, उस पे इनकम टैक्स नहीं लगता। पर एक बात ध्यान रखिएगा, HUF को गिफ्ट दी हुई राशि से, प्रॉपर्टी से कोई इनकम HUF को होती है तो जिसने गिफ्ट दिया उसकी इनकम में जुड़ जाएगी। इसलिए अगर HUF भुगतान करती है प्रॉपर्टी आने के बाद ब्याज आदि का, तो HUF को टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। और इनके सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि इनके पति को इनकी नानी की प्रॉपर्टी में 50% शेयर मिला है, क्या ये प्रॉपर्टी भी HUF को ट्रांसफर की जा सकती है। साथ ही प्रेषिता जानना चाहते हैं कि क्या ट्रस्ट और HUF बैंक में फॉर्म 15G जमा कर सकते हैं। 15G HUF के द्वारा जमा किया जा सकता है। अब भगवान ने 2 हाथ बनाए हैं, लगता दोनों इसीलिए बनाए हैं आपके लिए ही, कि एक तरफ पिताजी से प्राप्त हुई प्रॉपर्टी, एक तरफ नाना या नानी से प्राप्त हो गई। जी हाँ, सिस्टम सेम है। अगर नाना नानी से आपको प्राप्त हो गई प्रॉपर्टी, आप HUF को देना चाहते हैं, दे सकते हैं। आयकर की धारा 56 के तहत इसे गिफ्ट नहीं माना जाएगा, इसे रिलेटिव से ही गिफ्ट मिला ऐसा माना जाएगा। चलिए, वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि इस फाइनेंशियल ईयर से वेल्थ टैक्स खत्म हुआ है, तो प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में इसका असर कैसे पड़ेगा, आपको किन बातों का ध्यान रखना है।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स करो, जहां टैक्स से जुड़ी आपकी सारी उलझन हम दूर करते हैं। इस वित्त वर्ष से वेल्थ टैक्स खत्म हो गया है, तो इस वेल्थ टैक्स के खत्म होने से लखोटिया जी खुशी ही मनाई जाए ना, क्योंकि अगर किसी के पास 2 प्रॉपर्टी है, उसमें वो और बेच करके और प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, तो फायदा होगा कि नहीं? ऐसा है, पहले तो वेल्थ टैक्स अबॉलिश होने से केवल खुशियां ही खुशियां मनानी है सभी लोगों को, क्योंकि जो टैक्स लगता था वेल्थ टैक्स 30 लाख से ज्यादा के एसेट्स होने पे, वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। चाहे 30 लाख हो या 300 लाख हो या 3000 लाख हो, कोई भी हो, कोई तकलीफ नहीं है। अब बात आती है क्या प्रॉपर्टी, जी हाँ, अब ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदना चालू कर दीजिए आज से ही, कोई चिंता नहीं है। मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी चाहे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदता जाऊं, कोई मनाही नहीं है। और हाँ, प्रॉपर्टी ज्यादा ले लूं और एक प्रॉपर्टी खरीद के मैंने आगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो गया, बेच दी, नई प्रॉपर्टी ले लूं रेसिडेंशियल, चलेगा। तो क्या मेरे पास अगर 3 प्रॉपर्टी है रेसिडेंशियल या 4 है, 4 फ्लैट है अलग अलग जगह में, तो मैं समय समय पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करके हर एक प्रॉपर्टी को बेच के उसके बदले नई प्रॉपर्टी खरीद के टैक्स बचा सकता हूं। ये है सवाल लोगों का, और उसका उत्तर है जी हाँ, अब तो आपको वेल्थ टैक्स भी नहीं देना, इससे चिंता की बात नहीं है। और भारत में अब कम से कम 40 आएंगे बड़े स्मार्ट सिटीज, जहां पर अपॉर्चुनिटी और ज्यादा मिलेगी। तो बेचते जाओ पुरानी प्रॉपर्टी, खरीदते जाओ नई प्रॉपर्टी, और कैपिटल गेन का काम नहीं। चलिए, और अब लेते हैं सवाल। उषा शर्मा जी का पहला सवाल है। उषा जी तलाक के केस में मिली एलिमनी के बारे में आपसे समझना चाहती हैं। उनका सवाल है कि अगर किसी महिला को तलाक के एवज में पैसे मिलते हैं, तो क्या इस पैसे पर, जिसे एलिमनी कहते हैं, इन्हें टैक्स देना होगा, और अगर टैक्स देना है तो किस दर पर देना है, क्या होते हैं, सारी प्रक्रिया समझना चाहती हैं। अनफॉर्चुनेटली इनकम टैक्स एक्ट में इस बारे में क्लियर कट प्रावधान है ही नहीं, और हमको आंसर तो चाहिए ही चाहिए। तो हम ले चलते हैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कई साल पुराना, मतलब कम से कम 40 साल पुराना जजमेंट, जिसके अंदर कहा गया है एलिमनी मनी जो प्राप्त हुई, एक मुश्त में जो प्राप्त हुई, अगर वो तो बन गई कैपिटल अमाउंट, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, और जो राशि प्रति वर्ष के हिसाब से या प्रति महीने के हिसाब से मिलती रहेगी, उस पे इनकम टैक्स देना पड़ेगा, वो इनकम मान ली जाएगी। अगला सवाल सुशीला भट्ट जी का है, और ये आपसे कैलकुलेट करना सीखना चाहती हैं। मामला ये है कि सुशीला जी के पति को उनके पिता से जमीन मिली थी, जिस पर इन्होंने एक बंगलो बनाया था। अब पति की मृत्यु हो गई है, सुशीला जी वो जो बंगलो था वो बेचना चाहती हैं, लेकिन उन्हें कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कैलकुलेशन को लेकर कंफ्यूजन है। तो सुशीला जी आपसे पूछ रही हैं कि कैसे कैलकुलेट करें कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। लखोटिया जी, ऐसा है सुशीला जी, एक कागज ले लीजिए, बड़ा सिंपल फॉर्मूला। पहले आपका नाम, आप फाइनल मालिक है आज। आपको कैसे मिली प्रॉपर्टी? आपको आपके पति से मिली, उनकी भी कॉस्ट नहीं, आपकी भी कॉस्ट नहीं लगी। अब पति को कहां से मिली? उनको अपने पिताजी से मिली। तो आज जब आप बेच रहे हैं तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इस प्रॉपर्टी का उसी हिसाब से कैलकुलेट होगा जो ओरिजिनल जिसके पास जमीन थी या प्रॉपर्टी थी, उसके लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स अगर वो बेचता आज तो क्या होती। अब लीजिए, पहले सवाल में, पहले स्टेप में हस्बैंड ने खरीदा नहीं, उसे फ्री मिला पिताजी से, तो हस्बैंड की पिताजी अर्थात आपके ससुर जी ने कितने में खरीदा, कौन से साल में, उस हिसाब से कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का कैलकुलेशन होगा। और मान लीजिए ससुर जी ने 1981 के भी पहले खरीदा हुआ था, बहुत पहले, तो ऐसे में सबसे पहले 81 की वैल्यू निकाली जाएगी, उसके बाद इन्फ्लेशन इंडेक्स 81 से आज तक का लगेगा। लेकिन टैक्स गुरु, अगर वैल्यू पता नहीं, और मान लीजिए कि इनके ससुर को भी वो जो प्रॉपर्टी थी या जो लैंड था वसीयत में अपने पुश्तैनी जमीन हो, उन्हें भी वैल्यू का शायद पता नहीं हो, बहुत पुरानी हो, तो कैसे वैल्यू कैसे पता करें? कोई चिंता बिल्कुल न करें। अगर इतनी पुरानी जमीन है तो ऐसे में 1981 की वैल्यू निकालो, बताओ क्या वैल्यू है। हमको तो नहीं पता भैया, यही जवाब देंगे आप। तो ऐसे में गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैल्यू से 1981 की वैल्यू निकाल लें। स्पेशली जब आपको पता ही नहीं है कि ओरिजिनल कब खरीदा, कितने रुपए में खरीदा,
और खरीदा भी अगर प्राइस भी मालूम हो तो 81 का पहले का हो तो 81 की वैल्यू पर हम कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लगाएंगे। इसलिए आपके लिए बेहतर वही होगा 1981 की वैल्यू निकालें, उस पे इन्फ्लेशन इंडेक्स का हिसाब लगाएं तो टैक्स बचेगा ज्यादा। चलिए, उम्मीद करते हैं सुशीला जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। टैक्स गुरु में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे रिश्तेदार की मृत्यु पर मिली जमीन की कैसे करें टैक्स प्लानिंग ताकि आप बचत कर सकें। अभी वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। टैक्स से जुड़ी उलझन तो हम दूर करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में भी लखोटिया जी आपकी मदद करते हैं। और एक ऐसा ही सवाल जो कई बार सामने आके खड़ा हो जाता है जब हम न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं और किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो जाए और उसके बाद आपको मिलती है जमीन, प्लॉट, क्या करें आप, किस तरह की टैक्स प्लानिंग करें, समझते हैं लखोटिया जी से। लखोटिया जी, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? जब सवाल आप पूछ रहे हैं उससे लग तो यही रहा है कि ऐसे व्यक्तियों की जिनके ये समस्या आ रही है वो प्लॉट बेचने की ही सोच रहे होंगे, तभी तो बात हो रही है। मेरा जहां तक इच्छा, टैक्स प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग दोनों को एक साथ कंसिडर करें तो बेहतर ये होगा प्लॉट न कभी बेचे न अभी बेचे, बिल्कुल नहीं बेचे जब तक इमरजेंसी नहीं हो। और आपका अगर अपना मकान है तो प्लॉट नहीं बेचे, प्लॉट को रखे रहें तो आने वाले समय में ज्यादा दाम बढ़ेंगे गारंटेड रूप से। पर समस्या ये हो जाती है, माता पिता ने बड़े अरमानों के साथ अपनी बेटी को एक प्लॉट दे दिया, समझ लिया अकोला में या मुंबई में, और शादी हो गई, माँ बाप अब नहीं है, बच्चे आ गए, बेटी आपकी आ गई, दिल्ली आ गई, नोएडा आ गई, एनसीआर में आ गई और यहीं काम कर रहे हैं, पति यहीं रहते हैं। अब क्या करें, बॉम्बे जा नहीं सकती, प्लॉट को देख नहीं सकती, संभाल नहीं सकती, एनकरेजमेंट होगा, अब क्या करें? ऐसे में बेहतर होगा इस प्लॉट को बेच दें, क्योंकि बार बार खर्च करके आप वहां नहीं जा सकते। आपका डायरेक्ट रिलेटिव भी उसको संभालेंगे नहीं, ये रियलिटी है, हकीकत है ये। ऐसे में प्लॉट बेच दें और जहां आप रह रहे हैं उसके आसपास कोई प्लॉट मिले तो वो ले लें, उससे इनकम टैक्स नहीं बचेगा। हाँ, टैक्स प्लानिंग के बजाय इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जरूर होगी। आने वाले समय में जो पैसा आज प्लॉट में लगाया वो अच्छी तरक्की करेगा, पर प्लॉट लेके संभालने की जिम्मेदारी से आप मुक्त होना चाहते हैं तो ऐसे में बेहतर यही है आप प्लॉट वहां का बेचें और उस राशि को टैक्स 20% देने के बाद अपने पास रखें, निवेश करें, ऐसी जगह निवेश करें जिसे आप संभाल सकते हैं। और अगर प्रॉपर्टी खरीदना है और आपकी रिक्वायरमेंट है प्रॉपर्टी, तभी प्रॉपर्टी खरीदें, अन्यथा केवल खरीदने के लिए नहीं खरीदें। बिल्कुल। कुछ ऐसे ही सवाल भी पूछ रहे हैं हमारे दर्शक। लखनऊ से हरपाल सिंह जी का सवाल शामिल करते हैं। हरपाल जी को पुश्तैनी जमीन में हिस्सा मिलने वाला है जो कि 7-8 करोड़ के करीब है। उन्हें ये पैसे उनके भाई से मिलने वाले हैं। हरपाल जी जानना चाहते हैं कि ये पैसे वो गिफ्ट लें या किसी और तरीके से, किसी और फॉर्मेट में लें ताकि कम से कम टैक्स लगे। साथ ही हरपाल जानना चाहते हैं कि इस पैसे पर कितना टैक्स उन्हें देना पड़ेगा। हरपाल जी वो पैसे निवेश करना चाहते हैं ताकि उन्हें ब्याज मिलता रहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के तौर पर। हरपाल जी, बहुत बहुत बधाई, आपको 7-8 करोड़ रुपए प्राप्त होने वाले हैं। और आपने कहा कि भाई देगा या बेचेंगे, मेरे को तो लगता है कि भाई नहीं देगा। आप और आपके भाई दोनों जने को ओनर्स हैं प्रॉपर्टी में। चूंकि आप यहां रहते हैं तो भाई वहीं पर सारी संपत्ति को बेचने का कार्यक्रम संपन्न करा लेगा। उसके बाद जो आपका हिस्सा बनता है उसका चेक आपके पास भेज देगा। ऐसे में आपको अपना कैपिटल गेन अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा इन्फ्लेशन इंडेक्स के साथ। उसके बाद 20% टैक्स देके राशि आपके पास बैंक में, एफडीआर में, जहां चाहे अपने पास रखें। पर अगर ऐसा है कि पूरी प्रॉपर्टी पिताजी ने आपके भाई को ही दे दी थी और भाई ने बेच दी ये प्रॉपर्टी, तब कैपिटल गेन टैक्स भाई भुगतान करेगा। और भुगतान करने के बाद जो आपका हिस्सा बनता है वो आपको दे देगा, तब वो गिफ्ट कहलाएगा। तो आपके कहने से नहीं चलेगा मैं क्या लूं, कौन सा लूं, वो नहीं चलेगा। डिपेंड करेगा फैक्ट में क्या आपको गिफ्ट मिला है, अगर मिला टैक्स नहीं। क्या आपको पिताजी से प्रॉपर्टी मिली है, अगर हाँ उसे बेचते हैं तो कैपिटल गेन जोड़ना पड़ेगा। और अब दूर कीजिए रमेश कुमार जी की उलझन, और इनका जो सवाल है बिल्कुल सैंपल जैसा लखोटिया जी। ऐसे सवाल कई लोग पूछ रहे हैं। रमेश नौकरी पेशा है, फाइनेंशियल ईयर 2013-14 का रिटर्न नहीं भरा है। अब रमेश समझना चाहते हैं कि क्या वो फाइनेंशियल ईयर 2013-14 और फाइनेंशियल ईयर 2014-15 का रिटर्न
एक साथ जुलाई 2015 में भर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2013-14 में इन्हें अतिरिक्त आय हुई थी, जिसका टीडीएस सर्टिफिकेट इनके पास है। इन्हें पिछले 2 साल का होम लोन पर भी छूट का फायदा क्लेम करना है। जी हाँ, आप अभी भी दोनों वर्षों के रिटर्न आज भी भर सकते हैं। मेरा मानना है कि जरूर भर देना चाहिए। शुक्रिया लखोटिया जी इतना सारा फायदा करवाने के लिए। और अगर आप भी चाहते हैं फायदा तो हमें लिखिए अपने सवाल। आप हमें अपने सवाल एसएमएस के जरिए भेज सकते हैं, हम दूर करेंगे आपकी उलझन। टीजे लिखकर स्पेस दीजिए, अपना सवाल और नाम लिखकर 51818 पर आप भेज सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। साथ ही में ये पता जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर भी भेज सकते हैं अपने सवाल। तो याद रखिएगा कि सवाल के साथ अपना नाम और फोन नंबर भी हमें जरूर भेजिए, ताकि सवाल को लेकर कोई क्लैरिफिकेशन हो तो हम आपसे संपर्क कर सकें। टैक्स गुरु में आज इतना ही। नमस्कार।